मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कैदियों से भरी एक बस कई सख्त सिक्योरिटी चेक पार करके एक मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में पहुंचती है। बाकी जेलों की तरह ये जेल भी एक प्राइवेट कंपनी चलाती है। नए कैदियों के बीच रिकी हो भी मौजूद है, जिसे मारपीट और हत्या के आरोप में 10 साल की सजा मिली है। जेल में कदम रखते ही रिकी सबको चौंका देता है। गार्ड उसे मेटल डिटेक्टर से होकर जाने को कहते हैं, लेकिन वह उनकी बात की परवाह किए बिना सीधे अंदर चला जाता है। अचानक अलार्म बजने लगता है। गार्ड्स को लगता है कि उसके पास कोई हथियार है, इसलिए वे तुरंत उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन जब उसका एक्सरे किया जाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। उसके शरीर के अंदर 5 गोलियां फंसी होती हैं। एक गार्ड कहता है कि इन्हें ऑपरेशन करके निकाल देते हैं, लेकिन रिकी मुस्कुराकर कहता है, रहने दो, 2-3 साल बाद निकाल लूंगा, अभी ये मेरे पास ही ठीक है। उसका जवाब सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। अब इस जेल का असली खेल सामने आता है। पूरी जेल को 4 हिस्सों में बांटा गया है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ब्लॉक। हर ब्लॉक पर एक खतरनाक कैदी का राज चलता है। जेल वाले भी इन्हीं का साथ देते हैं। ये चारों मिलकर खुद को गैंग ऑफ 4 कहते हैं और पूरी जेल में इनका ही डर चलता है। अगली सुबह नॉर्थ ब्लॉक के कैप्टन का खास आदमी सैमुअल वॉशरूम के अंदर एक बूढ़े कैदी को बुरी तरह पीट रहा होता है। बेचारा बूढ़ा खुद का बचाव भी नहीं कर पाता, जबकि बाकी कैदी डर की वजह से बस खड़े होकर सब कुछ देखते रहते हैं। वो बूढ़ा कैदी अपनी सजा लगभग पूरी कर चुका होता है और जल्द ही जेल से बाहर निकलने वाला होता है, लेकिन सैमुअल उसे धमकी देते हुए कहता है, जब तक मैं नहीं चाहूंगा तू इस जेल से बाहर नहीं जा सकता। अपनी बात साबित करने के लिए वह उस छोटे से खिलौना ट्रेन को जमीन पर पटक कर तोड़ देता है, जिसे उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे के लिए बड़े प्यार से बनाया था। अपनी मेहनत बर्बाद होते देख बूढ़ा अपना गुस्सा रोक नहीं पाता। वह पास रखा लकड़ी काटने वाला औजार उठाकर सैमुअल पर टूट पड़ता है, लेकिन सैमुअल फुर्ती से वो औजार छीन लेता है और उसी से बूढ़े के चेहरे पर जोरदार वार कर देता है। शोर सुनकर एक गार्ड भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन बूढ़े की मदद करने की बजाय वह सैमुअल का ही साथ देता है। तभी अचानक रिकी बीच में आ जाता है। वह ऐसा दांव चलता है कि सैमुअल अपना संतुलन खो देता है और सीधे कीलों से भरे लकड़ी के तख्ते पर मुंह के बल जा गिरता है। ये देखकर उसके साथी घबरा जाते हैं। वे किसी तरह घायल सैमुअल को उठाते हैं और बिना कुछ बोले वहां से भाग निकलते हैं। अब किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि रिकी से भिड़ सके। कुछ देर बाद चेहरे पर पट्टियां बंधवाए सैमुअल बदला लेने की योजना बनाता है। उसके साथी उसे एक खतरनाक कैदी जोरो के बारे में बताते हैं, जिसे बार बार नियम तोड़ने की वजह से अकेली कोठरी में बंद रखा गया है। सैमुअल चुपके से एक भ्रष्ट गार्ड से मिलता है और अपनी जेल की कमाई में से उसे पैसे देकर जोरो को जल्दी बाहर निकालने के लिए मना लेता है। अगले दिन गार्ड्स फिर उस बूढ़े कैदी को घेर लेते हैं। वे ठंडे अंदाज में बताते हैं कि उसकी रिहाई रद्द कर दी गई है। फिर उस पर झूठा आरोप लगाया जाता है कि उसने बिना इजाजत अपनी पत्नी और बेटे को चिट्ठियां भेजी हैं। बूढ़ा बार बार कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी बात सुनने की बजाय गार्ड्स उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। बेबस बूढ़ा दर्द से तड़पता रहता है और कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। मार खाते खाते उस बूढ़े का हौसला पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब शायद वह कभी अपनी पत्नी और बेटे से नहीं मिल पाएगा। उसी रात कैदियों को उसका शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिलता है। पूरी जेल में सन्नाटा छा जाता है। कैदी आपस में धीरे धीरे बात करते हैं कि उस बेचारे के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। उसने कोई जानबूझकर अपराध नहीं किया था। अपनी गर्भवती पत्नी को अस्पताल ले जाते समय उससे गलती से एक आदमी की मौत हो गई थी और उसी हादसे की सजा वह इतने सालों से भुगत रहा था। जब रिकी ये सब सुनता है तो वह चुपचाप उस बूढ़े को आखिरी बार देखने पहुंच जाता है। वह एक ही झटके में उसकी लाश को पकड़े हुई लोहे की जंजीरें तोड़ देता है। फिर अपनी ही हाथों से ठीक की हुई छोटी सी खिलौना ट्रेन उसके हाथों में रख देता है। ये देखकर वहां मौजूद हर कैदी समझ जाता है कि रिकी बाकी लोगों जैसा बिल्कुल नहीं है। अगली सुबह रिकी और सैमुअल नहाने वाले कमरे में होते हैं। तभी दरवाजे पर एक विशालकाय आदमी आकर खड़ा हो जाता है। ये था जोरो, जिसे सिर्फ रिकी को खत्म करने के लिए बाहर निकाला गया था। बिना एक पल गंवाए जोरो रिकी पर जोरदार मुक्का मारता है। वार इतना ताकतवर होता है कि रिकी कई फीट दूर जाकर दीवार से टकरा जाता है, लेकिन अगले ही पल रिकी आराम से उठ खड़ा होता है। इस बार जैसे ही जोरो दोबारा हमला करता है, रिकी भी पूरी ताकत से पलटवार करता है। उसका मुक्का इतनी भयानक ताकत से लगता है कि जोरो दर्द से चीखते हुए सीधे जमीन पर गिर पड़ता है। उसी समय सैमुअल पीछे से हमला करता है और एक नुकीली लोहे की कील रिकी के हाथ में घोंप देता है, लेकिन रिकी के चेहरे पर जरा भी दर्द नहीं दिखता। वह आराम से सैमुअल का हाथ पकड़ता है, उसकी उंगलियां तोड़ देता है और फिर एक ही मुक्के में उसे दूर फेंक देता है। ये सब देखकर गार्ड्स घबरा जाते हैं और रिकी को रुकने का आदेश देते हैं, लेकिन तभी नॉर्थ ब्लॉक का कैप्टन हाई वहां आ जाता है। वह रिकी की ताकत देखकर उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहता है, लेकिन रिकी साफ मना कर देता है। इसके बाद गार्ड्स उसे वापस उसकी कोठरी में बंद कर देते हैं। जैसे ही रिकी अकेला बैठता है, अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठने लगता है। रिकी जोर जोर से सांस लेने लगता है और उसकी आंखों के सामने उसका पुराना अतीत घूमने लगता है। उस समय वह स्कूल में पढ़ता था। एक दिन वह अपने माता पिता की कब्र पर गया, जहां उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी आदमी से हुई। वो कोई और नहीं बल्कि उसके अंकल शांग कुएं थे, जो मार्शल आर्ट्स के बहुत बड़े उस्ताद थे। उन्होंने रिकी की ताकत परखने के लिए
उसे लड़ने की चुनौती दी। रिकी ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन शांग कुएं ने उसके हर वार को बड़ी आसानी से रोक दिया। उसी दिन उन्होंने फैसला किया कि अब से रिकी उनका शागिर्द बनेगा। इसके बाद रिकी हर रोज कब्रिस्तान में उनके साथ खड़ी ट्रेनिंग करने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी अंदर की ताकत पर काबू पाना सीख लिया। अब वह बड़े बड़े पत्थर एक ही वार में तोड़ सकता था और सीने पर जोरदार हमला होने के बाद भी बिना डरे खड़ा रह सकता था। उधर जेल में गार्ड्स रिकी को डिप्टी वार्डन के सामने ले जाते हैं। उसका नाम साइक्लोप्स होता है। ये आदमी जितना खतरनाक है उतना ही बेरहम भी। उसका एक हाथ लोहे के बड़े हुक से बदला गया है और एक आंख नकली है। वह आराम से खाना खाते खाते रिकी से पूछता है कि उसने उस बड़े गैंगस्टर को क्यों मारा और अनाथालय छोड़ने के बाद 2 साल तक कहां था। लेकिन रिकी एक शब्द भी नहीं बोलता। ये देखकर साइक्लोप्स उसे अपने पास बुलाता है। उसके पास बाहर से आई एक चिट्ठी और रिकी की गर्लफ्रेंड येन की तस्वीर होती है। वह अपने लोहे के हुक से रिकी का हाथ जकड़ लेता है, उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है और धमकी देता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो अगला निशाना येन होगी। बस यही बात रिकी को गुस्से से भर देती है। वह एक ही झटके में सामने रखी मेज के 2 टुकड़े कर देता है। फिर एक गार्ड को उठाकर पूरे कमरे में फेंक देता है। तभी एक गार्ड गोली चलाता है, लेकिन रिकी हवा में ही लोहे की ट्रे से गोली का रास्ता बदल देता है। अगले ही पल वह साइक्लोप्स को दीवार से दबोच लेता है। वह उसे मार ही डालता, लेकिन आखिरी पल पर खुद को रोक लेता है। इसके बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर वापस लेता है और चुपचाप अपनी कोठरी में लौट जाता है। कोठरी में पहुंचकर रिकी अपनी बांसुरी निकालता है। उसकी धुन सुनते ही उसे अपनी जिंदगी के खूबसूरत दिन याद आने लगते हैं। 1 साल पहले वह अपनी गर्लफ्रेंड येन के साथ बेफिक्र होकर खुशहाल जिंदगी जी रहा था। अगली सुबह जेल के अंदर माहौल फिर गर्म हो जाता है। सैमुअल के मरने के बाद उसका एक साथी अब अकेला पड़ चुका होता है। जिन कैदियों पर उसने सालों तक जुल्म किए थे, अब वही उससे बदला लेने के लिए उसे घेर लेते हैं। तभी नॉर्थ ब्लॉक का कैप्टन हाई वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है, लेकिन एक कैदी क्वान इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं होता। वह सबके सामने हाई को चुनौती दे देता है और जेल के नियमों के हिसाब से ऐसी हिम्मत की सिर्फ एक ही सजा होती है। क्वान की ये बात सुनते ही हाई एक तेज ब्लेड निकालता है और पल भर में उसके चेहरे पर गहरा वार कर देता है। मामला और बिगड़ने से पहले ही डिप्टी वार्डन साइक्लोप्स अपने लोहे के हुक से क्वान को पकड़ लेता है। अब वह रिकी को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने हाई को एक चाकू दिया और कहा कि अब इस लड़ाई का फैसला यहीं होगा। कुछ ही देर बाद जेल के मैदान में रिकी और हाई आमने सामने खड़े होते हैं। हाई ने घायल क्वान को एक बड़े लकड़ी के क्रॉस से बांध रखा होता है। हाई जानता था कि रिकी कोई आम इंसान नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं उसे भी इस लड़ाई का अफसोस था। लड़ाई शुरू होने से पहले रिकी सिर्फ एक बात कहता है, पहले क्वान को छोड़ दो। लेकिन बाकी कैदी उसे बताते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी हाई अपने टैटू दिखाता है इसका मतलब होता है कि सामने वाले की मौत तय है। अगले ही पल हाई कांच के तेज टुकड़े रिकी की आंखों की तरफ फेंक देता है। रिकी कुछ देर के लिए देख नहीं पाता। इसी मौके का फायदा उठाकर हाई उसके हाथ पर गहरा वार कर देता है। खून बहने लगता है और रिकी जमीन पर गिर जाता है। लेकिन रिकी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वह अपनी आंखें साफ करता है और दोबारा खड़ा हो जाता है। अब जेल के कई कैदी भी उसके हौसले के साथ खड़े हो जाते हैं। हाई जैसे ही दोबारा हमला करता है, रिकी बिजली जैसी रफ्तार से बच निकलता है और एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर मार देता है। उस वार से हाई की एक आंख बाहर निकल जाती है। ये नजारा देखकर पूरी जेल दंग रह जाती है। इसके बाद रिकी अपने घायल हाथ पर कपड़ा कसकर बांध लेता है ताकि खून बहना रुक जाए। हार के करीब पहुंच चुका हाई आखिरी बार हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार रिकी उसे एक ऐसा मुक्का मारता है कि वह सीधा जमीन पर गिर पड़ता है। हाई हार चुका था। लड़ाई खत्म होते ही रिकी उस भारी लकड़ी के क्रॉस को जमीन से उखाड़ देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्वान की जान जा चुकी थी। ये देखकर बाकी कैदी गुस्से से भड़क उठते हैं और साइक्लोप्स पर हमला करने दौड़ पड़ते हैं, लेकिन बाकी तीनों ब्लॉक के कैप्टन उसके सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। सभी कैदी रिकी से कहते हैं कि अब गैंग ऑफ 4 का हमेशा के लिए अंत कर दो, लेकिन रिकी और खून खराबा नहीं चाहता था। वह चुपचाप क्वान की लाश को उठाता है और वहां से चला जाता है। रिकी का यही फैसला देखकर साइक्लोप्स उसे नॉर्थ ब्लॉक का नया कैप्टन बनने का प्रस्ताव देता है, लेकिन रिकी की नजर एक छोटे लड़के एलन पर पड़ती है, जो हाई का गोद लिया हुआ बेटा था और अपने पिता की मौत पर रो रहा था। रिकी उसे दिलासा देता है और एक हरे पत्ते से धुन बजाना सिखाने लगता है, लेकिन एलन लाख कोशिश करने के बाद भी कोई आवाज नहीं निकाल पाता। तभी रिकी को पता चलता है कि गैंग ऑफ 4 ने अपना राज छिपाने के लिए उसकी जीभ ही काट दी थी। ये सच जानकर रिकी के चेहरे पर फिर से गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। एलन का दर्द देखकर रिकी का दिल पिघल जाता है। वह अपनी सबसे प्यारी चीज, अपनी बांसुरी, उसे तोहफे में दे देता है। बदले में एलन रिकी को कुछ पोस्ता के पत्ते देता है और बताता है कि ये उसे साउथ ब्लॉक के कैप्टन ने दिए थे। ये देखते ही रिकी चौंक जाता है। उसे समझ आ जाता है कि जेल के अंदर चोरी छिपे अफीम की खेती की जा रही है और इसके पीछे गैंग ऑफ 4 का हाथ है। उधर चारों कैप्टन एक जगह इकट्ठा होकर एलन के बारे में बात करते हैं। अब उन्हें यकीन हो चुका था
कि एलन रिकी का साथ देने लगा है। अपनी सच्चाई छिपाने के लिए वे एक बहुत ही घटिया चाल चलते हैं। वे हाई की लाश सबके सामने रखकर झूठ फैलाते हैं कि रिकी ने उसका अपमान किया है। इसके बाद वे एलन को भी बेरहमी से मार डालते हैं। उसकी लाश जेल के बीचों बीच फेंक दी जाती है ताकि कोई और उनके खिलाफ जाने की हिम्मत न करे। जब रिकी एलन की लाश देखता है तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह गुस्से में अपनी बांसुरी तोड़ देता है। उधर साइक्लोप्स भी आग बबूला हो जाता है क्योंकि जेल के अंदर चल रही अफीम की खेती का राज अब बाहर आ चुका था। लेकिन तब तक रिकी खुद उन खेतों में आग लगा चुका होता है। कुछ ही मिनटों में पूरी अफीम की खेती जलकर राख होने लगती है। तभी साउथ ब्लॉक का कैप्टन हैंग चुन रिकी के सामने आ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। मौका मिलते ही हैंग चुन रिकी के सीने पर इतना खतरनाक वार करता है कि रिकी दर्द से जमीन पर गिर पड़ता है। उधर जेल के दूसरे कैदी इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करने लगते हैं। ये खबर सुनते ही साइक्लोप्स के होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि जेल का मालिक छुट्टियां बिताकर जल्द ही वापस आने वाला है। घबरा कर वह तुरंत प्लान 0 चालू करने का आदेश दे देता है। इधर जमीन पर पड़ा रिकी अपने गुरु की बातें याद करता है। उन्हीं बातों से उसे फिर से लड़ने की ताकत मिलती है। वह धीरे धीरे उठता है और एक साथ तीनों कैप्टनों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उनमें से एक कैप्टन रस्सियों से बंधे तेज चाकुओं से रिकी को जकड़ लेता है। वे उसे खत्म करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी उनका सबसे ताकतवर साथी टारजान बीच में आ जाता है। वह कहता है कि रिकी को मारने का हक सिर्फ उसी का है। तीनों इसी बात पर बहस कर ही रहे होते हैं कि अचानक प्लान 0 शुरू हो जाता है। अगले ही पल जेल की दीवारों में लगी ऑटोमेटिक मशीन गनें चालू हो जाती हैं और चारों तरफ गोलियों की बरसात शुरू हो जाती है। जान बचाने के लिए हर कोई इधर उधर भागने लगता है। तभी सबसे ताकतवर कैप्टन टारजान रिकी को पकड़कर पास के एक कमरे में ले जाता है, लेकिन अंदर जाते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। कमरा धीरे धीरे तरल सीमेंट से भरने लगता है। अगर वे कुछ ही मिनट और रुकते तो जिंदा ही सीमेंट में दब जाते। आखिरी समय पर रिकी पूरी ताकत से लोहे के दरवाजे पर मुक्का मारता है। दरवाजा टूट जाता है और वह टारजान को भी बाहर खींच लाता है। असल में साइक्लोप्स ने प्लान 0 के तहत टारजान की भी कुर्बानी देने का फैसला कर लिया था, लेकिन जब उसकी चाल नाकाम हो जाती है तो वह खुद सीढ़ियों पर आकर रिकी का रास्ता रोक लेता है। रिकी सबके सामने जेल में चल रहे अफीम के धंधे का सच बताना चाहता था। वह साइक्लोप्स पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी उसके शरीर पर लगा सीमेंट पूरी तरह सख्त हो जाता है। रिकी हिल भी नहीं पाता और साइक्लोप्स उसे दोबारा पकड़ लेता है। अगले दिन जेल का मालिक वापस लौट आता है। उसके साथ उसका बिगड़ा हुआ बेटा वांग भी होता है। वांग इतना घमंडी था कि वह साइक्लोप्स को भी अपने नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझता था, लेकिन अंदर आते ही उसका पैर लाल कालीन में उलझ जाता है और वह लड़खड़ा जाता है। बस इतनी सी बात पर जेल का मालिक एक बेगुनाह कैदी को सजा देने का आदेश दे देता है। उसका कहना था कि कालीन ठीक से नहीं बिछाया गया। ये देखकर साफ पता चल जाता है कि इस जेल में इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। इसके बाद मालिक साइक्लोप्स पर भी बुरी तरह भड़कता है। उसे अफीम की पूरी खेती जलने और जेल में मचे हंगामे की खबर मिल चुकी थी। अपनी जान बचाने के लिए साइक्लोप्स सारा दोष रिकी के सिर पर डाल देता है। उधर रिकी जंजीरों में जकड़ा हुआ खड़ा था। उसका पूरा शरीर सख्त सीमेंट से ढका हुआ था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर जेल के मालिक पर पड़ती है, वह एक ही झटके में सारी जंजीरें और सीमेंट तोड़ देता है। पल भर में वह मालिक को पकड़ लेता है और कहता है कि उसके नशे के इस पूरे धंधे का हिसाब आज होगा। ये देखकर वांग डर के मारे चिल्लाने लगता है और साइक्लोप्स से अपने पिता को बचाने के लिए कहता है। उसी समय टारजान दीवार तोड़कर अंदर घुस आता है। वह रिकी को जोरदार टक्कर मारता है और लोहे की मोटी सलाखों में फंसा देता है। इसके बाद सब मिलकर रिकी को बेरहमी से पीटने लगते हैं। जेल का मालिक और उसका बेटा ये सब तमाशा बनाकर देखते रहते हैं, लेकिन रिकी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह फिर से सलाखें तोड़कर बाहर निकल आता है। सबसे पहले वह एक जोरदार अपरकट मारकर टारजान का जबड़ा ही हिला देता है। फिर अगले मुक्के में उसकी मुट्ठी बुरी तरह कुचल देता है। टारजान दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है। रिकी गुस्से में सबकी तरफ देखकर चिल्लाता है, कैदी कोई कीड़े मकोड़े नहीं हैं, वो भी इंसान हैं। लेकिन जेल के मालिक के दिमाग में अभी भी कुछ और ही चल रहा था। जेल का मालिक रिकी को खत्म करने के लिए एक और खतरनाक चाल चलता है। अचानक कमरे की भारी छत धीरे धीरे नीचे आने लगती है। अगर छत पूरी तरह नीचे आ जाती तो रिकी उसी के नीचे दबकर मर जाता। रिकी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी छत को रोकने की कोशिश करता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि वह सच में उसे रोक लेगा, लेकिन तभी साइक्लोप्स बिजली का तेज झटका देता है। करंट लगते ही रिकी की पकड़ छूट जाती है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। सबको लगता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी बुरी तरह घायल टारजान आखिरी बार उठ खड़ा होता है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना रिकी को बचाने के लिए आगे आ जाता है। रिकी लोहे की सलाखें तोड़कर बाहर निकल आता है। वह टारजान को बचाने दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। भारी छत टारजान के ऊपर गिर जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। टारजान की मौत देखकर रिकी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह सबको याद दिलाता है कि टारजान भी कोई राक्षस नहीं था। जेल
के बाहर उसका भी कोई इंतजार कर रहा होगा, कोई अपना जो उसकी रिहाई का सपना देख रहा होगा। लेकिन रिकी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता। अचानक उसके पैरों के नीचे जमीन खुल जाती है। वह नीचे बने एक गहरे गड्ढे में जा गिरता है। उसके हाथ पैर पहले से ही जंजीरों में बंधे होते हैं। जेल का मालिक सबके सामने ऐलान करता है कि रिकी को जिंदा दफन किया जाएगा ताकि कोई दूसरा कैदी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत न करे। 2 कैदी इसका विरोध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड्स बिना सोचे समझे वहीं उन्हें गोली मार देते हैं। इसके बाद बाकी कैदियों को मजबूर किया जाता है कि वे रिकी के ऊपर मिट्टी डालें, लेकिन रिकी उन्हें रोक देता है। वह कहता है, मेरे लिए अपनी जान खतरे में मत डालो। फिर जेल का मालिक एक अजीब शर्त रखता है, अगर रिकी 7 दिन तक जमीन के नीचे जिंदा रहा तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। साइक्लोप्स जमीन में एक खोखली बांस की नली लगा देता है ताकि रिकी को थोड़ी थोड़ी हवा मिलती रहे और उसकी मौत जल्दी नहीं बल्कि धीरे धीरे हो। रात होते ही पूरी जेल में बेचैनी फैल जाती है। सबको लगता है कि अब रिकी नहीं बचेगा, लेकिन तभी अंधेरे में कहीं से बांसुरी जैसी एक हल्की सी धुन सुनाई देती है। सब समझ जाते हैं रिकी अभी भी जिंदा है। उधर बचे हुए दोनों कैप्टन उसकी सांस भी रोक देना चाहते हैं। वे बांस की नली में मांस का टुकड़ा ठूंस देते हैं ताकि हवा अंदर न जा सके, लेकिन रिकी हार नहीं मानता। वह अंदर से ही बांस की नली तोड़ देता है और जो मांस का टुकड़ा नीचे गिरता है उसी से अपनी भूख मिटा लेता है। जमीन के नीचे भूख, अंधेरे और अकेलेपन से लड़ते हुए रिकी को अपनी प्रेमिका येन की याद आने लगती है। उसे वो दर्दनाक रात याद आती है जब येन अकेले अपने घर लौट रही थी। रास्ते में उसने कुछ लोगों को अफीम का धंधा करते देख लिया। उनमें से एक बदमाश की नजर उस पर पड़ जाती है और वे उसे जबरदस्ती उठाकर ले जाते हैं। काफी संघर्ष के बाद येन किसी तरह उनके चंगुल से निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन भागते समय येन का पैर फिसल जाता है। वह छत से नीचे गिरती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। यही हादसा रिकी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। वह नशे का धंधा करने वालों से इतनी नफरत करने लगता है कि बदला लेने की ठान लेता है। वह उस गैंगस्टर को ढूंढ निकालता है जो इस सब का जिम्मेदार था। गैंगस्टर रिकी के सीने में एक के बाद एक 5 गोलियां मार देता है, लेकिन रिकी फिर भी नहीं रुकता। वह आखिरी वार में उसी गैंगस्टर को खत्म कर देता है। यही वजह थी कि रिकी एक तरफ लोगों की नजर में हीरो बन गया और दूसरी तरफ कानून की नजर में अपराधी। इसी वजह से आज वह इस जेल में बंद था। उसने कानून का इंतजार नहीं किया बल्कि खुद ही बदला ले लिया। 7 लंबे और दर्दनाक दिन बीत जाते हैं। आंधी, बारिश और बेहिसाब तकलीफें झेलने के बाद भी जब रिकी को जमीन से बाहर निकाला जाता है तो सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। वह अभी भी जिंदा था। जैसे ही वह बाहर आता है दोनों कैप्टन उस पर हमला कर देते हैं। वे वही काम पूरा करना चाहते थे जो जिंदा दफन करने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया था। उधर बाकी कैदियों का भी सब्र टूट चुका था। झूठे वादों और सालों से हो रहे जुल्म के खिलाफ वे खुलकर बगावत कर देते हैं, लेकिन रिकी को फिर से पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाता है। वहां भी वह झुकने से साफ इनकार कर देता है। वह कहता है, भेड़िया और सुअर कभी दोस्त नहीं बन सकते। उसकी यही बात सुनकर गार्ड्स उसके चेहरे पर भारी रिंच से जोरदार वार कर देते हैं। फिर तीनों कैप्टन उससे पूछते हैं कि अनाथालय छोड़ने के बाद वह 2 साल तक कहां था। जब रिकी जवाब नहीं देता तो वे उसके मुंह में तेज ब्लेड ठूंस देते हैं और बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में उसका पूरा चेहरा खून से भर जाता है। तभी जेल का मालिक वहां पहुंचता है। उसे लगता है कि अब रिकी सब सच बता देगा, लेकिन रिकी उल्टा वही ब्लेड उसके चेहरे पर थूक देता है। फिर शांत आवाज में कहता है, मेरा राज तुम लोग कभी नहीं जान पाओगे। उसी रात रिकी का एक साथी अपनी जान जोखिम में डालकर उसके लिए खाना लेकर आता है। साथ ही उसे हिम्मत भी देता है कि हार मत मानना, लेकिन ये बात असिस्टेंट वार्डन की नजरों से छिप नहीं पाती। अगली सुबह साइक्लोप्स उस कैदी को पकड़ लेता है और सबके सामने उसे जान से मार देता है। वह उसकी लाश दिखाकर बाकी कैदियों को डराना चाहता था, लेकिन जब वह रिकी को चिढ़ाने पहुंचता है तो उसकी कोठरी खाली होती है। असल में रिकी छत के पास छिपकर सही मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही गार्ड्स अंदर आते हैं वह शेर की तरह उन पर टूट पड़ता है। कुछ ही पलों में असिस्टेंट वार्डन मारा जाता है और साइक्लोप्स भी बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी और गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रिकी का दोस्त अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। रिकी दुख के साथ उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर गुस्से से भर उठता है। उधर बाकी कैदी भी साइक्लोप्स पर टूट पड़ते हैं। वे उसका बचा हुआ हाथ भी काट देते हैं। अब साइक्लोप्स पूरी तरह बेबस हो चुका था। देखते ही देखते पूरी जेल जंग का मैदान बन जाती है। कैदी और गार्ड्स आमने सामने भिड़ जाते हैं। रिकी भी सबसे आगे रहकर इस लड़ाई की अगुवाई करता है। आखिरकार गार्ड्स पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। रिकी साइक्लोप्स को पकड़ लेता है और उसे जेल के मालिक के पास ले चलने का आदेश देता है। उधर जेल का मालिक और उसका बिगड़ा हुआ बेटा बेखबर होकर रसोई में आराम से खाने का स्वाद छक रहे होते हैं। अगर किसी खाने का स्वाद उन्हें पसंद नहीं आता तो वे बिना सोचे समझे रसोइयों को सजा देने लगते हैं, लेकिन तभी रिकी गुस्से में वहां पहुंच जाता है। साइक्लोप्स अपने मालिक को बचाने के लिए रिकी के सामने आ खड़ा होता है। गार्ड्स गोलियां चलाते हैं, लेकिन कई गोलियां साइक्लोप्स को ही लग जाती हैं। फिर भी जेल का मालिक जरा भी नहीं रुकता। वह खुद साइक्लोप्स को गोली मार देता है। उसी
इसी पल सबको समझ आ जाता है कि उसके लिए वफादारी की कोई कीमत नहीं है। अब आखिरी लड़ाई शुरू होती है। बचे हुए ब्लॉक कैप्टन रिकी के साथियों पर हमला कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिकी का सामना दो खतरनाक मार्शल आर्ट्स मास्टर्स से होता है। उनमें से एक रिकी पर खौलता हुआ पानी फेंक देता है। रिकी बुरी तरह झुलस जाता है, लेकिन अगले ही पल उसी आदमी का पैर एक बड़े ड्रम में फंस जाता है। रिकी मौका नहीं छोड़ता और एक ही वार में उसका पैर काट देता है। ये देखकर आखिरी कैप्टन डर कर भागने लगता है, लेकिन जेल का मालिक कायरों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वह एक खास गोली चलाता है और अगले ही पल उस कैप्टन का काम तमाम हो जाता है। अब मैदान में सिर्फ दो लोग बचे थे, रिकी और जेल का मालिक। लेकिन असली हैरानी अभी बाकी थी। अचानक जेल का मालिक अपना असली रूप दिखाता है। वह एक विशाल और डरावने राक्षस जैसा बन जाता है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त आखिरी मुकाबला शुरू होता है। राक्षस बना मालिक रिकी को उठाकर पत्थर के मोटे खंभे से दे मारता है, लेकिन रिकी भी पलटकर ऐसा मुक्का मारता है कि उसका हाथ सीधे राक्षस के शरीर के आर पार निकल जाता है। फिर भी वह नहीं मरता, बल्कि हर वार के साथ और भी ताकतवर होता जाता है। अब रिकी समझ चुका था कि सीधे लड़कर इसे हराना आसान नहीं होगा। वह अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करता है और एक जोरदार वार से उस राक्षस को पास चल रही विशाल मीट ग्राइंडर मशीन में फेंक देता है। मशीन कुछ ही सेकंड में उसे पूरी तरह चीर कर खत्म कर देती है। आखिरकार इस जालिम का अंत हो जाता है। लड़ाई जीतने के बाद रिकी अपने दुश्मन का कटा हुआ सिर उठाकर बाहर निकलता है। वह सभी कैदियों और गार्ड्स को लड़ाई रोकने के लिए कहता है और फिर एक आखिरी वार में जेल की विशाल दीवार ही तोड़ देता है। अब सभी कैदी आजाद थे। इसी के साथ रिकी उस नरक जैसी जेल का हमेशा के लिए अंत कर देता है। अगर आपको इस धमाकेदार फिल्म का नाम जानना है तो उसका नाम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने भी ऐसी कोई पागलपन से भरी एक्शन फिल्म देखी है तो उसका नाम कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेन्ड वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें।